नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मंगेश के पिता ने एनकाउंटर को लेकर यूपी एसटीएफ और पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस वाले जल्द से जल्द उनके बेटे का अंतिम संस्कार करवा देना चाहते थे। मंगेश यादव के पिता राकेश यादव ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में कहा कि अगर इस मामले की सीबीआई की जांच हो जाएगी तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। सुल्तानपुर डकैती कांड के मामले में मंगेश यादव को मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने मार गिराया था, तो वहीं विपक्ष जो है इस इनकाउंटर को फर्जी बताते हुए योगी सरकार को घेरने का काम किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मंगेश यादव के पिताजी। क्या कुछ इनकी आरोप है, क्या सच्चाई है, सीधा इनसे जान लेते हैं। मंगेश यादव, क्या लगता है आपके? अब सर मैं अब सोमवार के इन लोग ले गए हैं, उन लोग को धमकी दिया है। धमकी दे के बोले थे कि 10 बजे तेरा लड़का आ जाएगा और ज़्यादा बोलोगे तभी गोली मार दूंगा। इतना डरवा दिए को घर में किसी को नहीं बताया है। उन सर ले गया है। 2 दिन बाद उनको बेफेक मंगलबुध अपने साथ में रखा, बेफेक बताया है। बेफेक मैं गुजरात से भाग के आया हूँ सर। शुक्रवार को मैं यहाँ आए, सुन रहा हूँ तो यही सब। कौन लोग ले गए थे उसको? अब 3:30 में आए थे पुलिस, सीबीआई जांच पुलिस होगी, वही सब ले गए हैं सर। और पुलिस कह रही है सुल्तानपुर जो डकैती हुई है मंगेश यादव का नाम उसमें है, उसने डकैती किया। क्या लगता है आपको? अरे सर डकैती नाम नहीं है सर, उसको फेमस किया जा रहा है सर। अब घर पर डकैती किया, डाका डाला होता सर तो आप यहाँ पे सोता नहीं हो परिवार में। वो डाका डाला होता, उसको केवल साजिद में चोरी फंसाई जा रही है। इसको सर हम पूरा सरकार से निवेदन करता हूँ, सीबीआई अपना जब तक जांच नहीं होगी इसमें कुछ मालूम नहीं चलेगा। और भी क्या मांगे हैं आप लोग को? अब मांग क्या करूँ सर, हमारा तो गुजर गया है, मांग क्या करूँ। अब सरकार से यही निवेदन है कि हमारा पूरी मांग करे सर। पुलिस बता रही है मंगेश यादव के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। अरे मामला दर्ज है, वो अपने हमारे मामला दर्ज है हमारे क्षेत्र में, बक्सा थाना है। हमको थाना से कोई केस मुकदमा दिखा दे तो हम बता देंगे। मंगेश यादव करता क्या था? मंगेश हमारे साथ कंडक्टरी करता था सर। उसका लाइसेंस के लिए रिन्यूअल जुलाई में हमारा घर आया है लड़का, रिन्यू कराने के लिए आया। 2-3 महीने हो गया है उसको। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी फोन पर? किससे? मंगेश से आपसे? मंगेश से बराबर हमसे उससे बात होती थी, घर पर था, बराबर बात होती थी। वो अपने जौनी दिन में बता रहे हैं वही दिन वो बहन को लेके गया था स्कूल फीस जमा करने के लिए। जौनी समय तो डकैती पड़ी है। 10 बजे तो वो स्कूल गया, अपनी बहन के नाम लिखाने के लिए गया। फिर क्यों प्रशासन फंसा रही है, क्या लगता है? फंसा रही है सर, उसको केवल उसी बहाना सर उनको अपने स्टेडियम रख उनको ख़त्म करना था। वो आत्महत्या कर दिए। हमारे लड़के का अपहरण कर ले गए हैं। अब बताने के सर पूरा कुछ भी बताएं, जब तक इसकी सरकार की जांच मांग नहीं होगी सर हम कुछ नहीं बता पाएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आपसे बातचीत भी किया था फोन पर, क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा था कि जब तक उसका पिताजी आएगा नहीं तब तक बाड़ी जाना नहीं चाहिए। आपसे कुछ बातचीत हुई थी? नहीं सर, हमको नहीं बात हुई। हम तो घटना सुन कर हम तो बेहोश हो गए, हम तो पागल होकर घूम रहे हैं। हमारा एक ही लड़का, एक ही लड़की है, एक औरत थी और बाकी परिवार हमारा बहुत है। मगर यहाँ मौजूदी में देखे कोई बोलने वाला नहीं है। फिर पाए ले गए, अपना बकरा बना के उसको बेच दिए सर। इसको हमको अब क्या बताऊं सर, हमसे ज्यादा बात। एक सवाल और कहेंगे, अजय राय जी भी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस आने के लिए साहब बड़े बड़े सब आ रहे हैं। अब देख के उन लोग जा रहे हैं। अब जब हमारा लड़का कुछ किया नहीं है, उसकी आत्महत्या की गई है। यूपी सरकार से क्या मांग रही है आपकी? अरे अब सब क्या मांगू सर, अब हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। ये देखिए मंगेश के पिताजी हैं और जो है दुखों की पहाड़ इन पर टूट पड़ी है। तमाम इनका आरोप, इनका कहना है ये इनकाउंटर फर्जी है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भी ये परिवार जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। इस वक्त हमारे साथ मंगेश यादव की छोटी बहन प्रिंसी है, उनसे जानेंगे और क्या कुछ था। बेटा
क्या ऐसे क्या हुआ था? 28 तारीख को जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भाई हमारे साथ स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए। उस दिन वो घर पे नहीं थे। जब आए 2 बजे करीब दोपहर हम आए घर तो भाई घर पे ही था। कौन लोग भाई के आपको ले गए थे यहाँ से? सोमवार को रात 2 बजे आए थे एसटीएफ वाले। वो लोग कुछ उनको भाई बाहर सोए थे तो हम दोनों अंदर सोए थे। आए पूछताछ करे, बोले कि 1-2 झापड़ उनको मारे। बोले को हम लेकर जब बोले लेकर जा रहे हैं तो हम इनको छोड़ देंगे सुबह तक। तब हम लोग पूछताछ करने का प्रयास करें तो हम लोग को धमकी उमकी दी। हम लोग कुछ उस समय बोल भी नहीं पाए। जैसे कि बोले कि तुम लोग किसी से बताना मत, हम लोग लेकर जा रहे हैं, इनको पूछताछ करके छोड़ देंगे और किसी से कहना मत। जब वो लेकर जाने के बाद भी वो लोग आ रहे थे कि किसी को पता न चल पाए। पुलिस कह रही है आपका भाई जो है डकैती कांड में शामिल था, क्या लगता है आपको? ऐसा वो था नहीं। इससे पहले पापा के साथ रहता था। कुछ दिन हुआ था वो घर पे आया था। अभी भाई से आपसे बातचीत होती थी, कुछ बताया हो? जब से आए थे घर पे तो हरदम हम दोनों साथ में ही रहते थे ना। बात तो होगी। जैसे कोई ऐसे कुछ बात तो सामने जैसे नहीं, लूट कुछ नहीं, ऐसे कुछ कोई बात ही नहीं था। ऐसा कोई बात नहीं था कि जो हम लोग उनसे ये सब वो बात ही इस चीज़ में नहीं करता था, कभी नहीं किया था। अब क्या मांग है आप लोग की? हमारी मांग यही है, जब उनकी तो अब तो भाई मार चला गया है, ये तो उन लोग को मारिए, अब हम तीनों को ख़त्म करिए। हम यही चाहते हैं। बीच अभी फोन अखिलेश यादव जी का आया था, क्या बातचीत हुई थी आप लोग से? हमारे ऋषि भाई बात किए हैं। क्या हुई थी बातचीत? अब हमारे उस समय तो हमारी तबीयत और भी नेताओं लोग आ रहे हैं तो क्या क्या सब मांग कर रहे हैं आप लोग उनसे, क्या मांग कर रही हैं? अब इस सब बारे में पापा चाचा ये सब बता सकते हैं। और बेटा ये बताओ, और जब आपके भाई फीस जमा करने के लिए गए थे तो आखिरी समय जिस तरह से मुलाकात रही भाई से, एक बातचीत, भाई क्या कुछ कहा था? भाई बोला, जब हमको छोड़ कर आया तो बोला फिर आ जाए। हम बोले नहीं, अब तो वैन हमारी गाड़ी पे वैन भी जाती है। तो बोले कि हम चले आएंगे, अब तो गाड़ी आ रही है। तब उस दिन जमा नहीं कर पाए तो आज 2 बजे देखे घर पे ही भाई हमारा था, कहीं नहीं गया था। कैसे हम मान ले वहाँ पे चला गया था हमारा भाई। इतना तो तेज है नहीं कि यहाँ भी पहुँच जाएगा वहाँ भी पहुँच जाएगा। अब जो है भाई आपकी दुनिया में नहीं रहा तो अब क्या रहेगा? अब क्या करें। अब हम क्या मांगा उस सरकार से, सीबीआई जांच की मांग करेंगे आप लोग? हम यही चाहते हैं जिस तरह हमारे भाई को मारे हैं उस तरह उन लोग को भी खत्म करिए। कितने लोग आए थे उसमें? उस समय 7-8 लोग थे और जो लूटे हैं उनको छोड़ दिए, उनको मारे नहीं हैं। उनको क्यों छोड़ दिए गए? अपनी बिरादरी देख के छोड़ दिए हैं, उनको भी मारिए। वो गया भी होता तो उनको भी वैसे मारना चाहिए था ना, हाथ में पैर में ऐसे ही मारना चाहिए था। उनकी जान से क्यों मार दिए? अब उनको भी जान से मारिए, हम यही चाहते हैं। और बिल्कुल जो है ये जो है मंगेश यादव की छोटी बहन प्रिंसी है और इनका कहना है कि सरकार जो है निष्पक्ष जांच कराकर जो है कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। जौनपुर से विवेक कुमार। वहीं 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से धरना दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर शिक्षकों ने धरना दिया है। शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। अभ्यर्थियों ने पहले ही भर्ती रोकने का संदेह जताया था। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें शिक्षकों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर धरना देने बैठे हैं शिक्षक। शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें हाई कोर्ट ने योगी सरकार को 3 महीने के अंदर फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। वहीं जनरल वर्ग के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अब सुप्रीम कोर्ट एक बार नए सिरे से इस मामले की सुनवाई करेगा और फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यानी एक बार फिर से 69,000 भर्ती परीक्षा का मामला यहां पर लटकता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन इस मामले पर सुनवाई की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोक लगा दी गई है। वहीं अभ्यर्थियों ने पहले ही यह आशंका जताई थी कि फैसले को लटकाया जाएगा, भर्ती को रोकने की एक साजिश रची जा रही है।
69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया है। वहां धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं शिक्षक। शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन इस मामले में सुनवाई की, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिस तरह से ओबीसी वर्ग हाईकोर्ट पहुंचा था, हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने पर भी रोक लगा दी है। एक बार ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 69,000 भर्ती परीक्षा का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है, पहले ही जो अभ्यर्थी थे वो संदेह जता चुके थे कि भर्ती को रुकवाया जाएगा और रोकने की कोशिश की जाएगी, और वैसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया है शिक्षकों ने। जी बिल्कुल, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति पाने को लेकर और नियुक्ति पत्र को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्रियों के आवास के दफ्तर आवास पर पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे और प्रदर्शन किया, अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि सरकार ने 3 महीने का समय ले लिया है। जो काम 3 दिन में होना चाहिए, सरकार कहीं न कहीं बड़ा आश्वासन देकर इस मामले को उलझाना चाहती है, लटकाना चाहती है। और जिस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कहीं न कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही गई है और जो आदेश था उस पर जो है रोक लगाने की भी बात कही गई, तो इससे कहीं न कहीं अब 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का सब्र का बांध भी टूट रहा है और लगातार प्रदर्शन भी कर रहा है। फिलहाल मोहम्मद आसिफ, हालांकि 2 बार इससे पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब ऐसे में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी। अब क्या माना जाए? अब 23 सितंबर अगली तारीख, तब तक जो शिक्षक है उनकी क्या कुछ मांग है यहाँ पर? अब देखिए, अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक लगातार यह चाह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जो आरक्षण है उसको देखते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए, उनकी तैनाती किया जाए, और लगातार इसी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है शिक्षकों की तरफ से। और बात करें हाई कोर्ट की तरफ से, तो हाई कोर्ट ने जिस तरह से पुरानी लिस्ट रद्द करते हुए नई लिस्ट 3 महीने के भीतर तैयार करने का निर्देश सरकार को दिया था, सरकार ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का सरकार के ऊपर भरोसा नहीं दिख रहा है। लगातार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का यह कहना है कि सरकार इस मामले में लापरवाही कर रही, हीला हवाली कर रही है। एक लंबे समय से ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं। मोहम्मद आसिफ, क्या माना जाए? लगातार बात यही चल रही है कि सीएम से बात करी जाएगी, सीएम से बात करने के लिए समय भी मांगा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना, क्या कुछ आश्वासन यहाँ पर? देखिए, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वह बैकवर्ड और क्लास के जो बैकवर्ड वर्ग के मंत्री हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर डॉक्टर संजय निषाद हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, उनके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुका है और उनका साफ संदेश है कि जो उनके जो वर्ग के मंत्री हैं, क्योंकि आरक्षण को लेकर जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, आरक्षण को लेकर नियुक्ति पत्र आधार में लटका है, तो उन्हें एक आस है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से उनको बड़ी मदद मिल सकती है। क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने जब संजय निषाद के चौखट पर प्रदर्शन किया था तो यह कहा था कि वह उनके जाति से आते हैं और कहीं न कहीं जिस तरह बिल्कुल, यानी अब 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनका सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। नई मेरिट लिस्ट जो जारी होनी थी उस पर रोक लगा दी। हालांकि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है
उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रायबरेली से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में इंडिया वॉइस की खबर का असर दिखा है। इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला उठाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। डीपीआरओ ने इस मामले में जांच करवाई। जांच में 19,775 जन्म प्रमाण पत्रों में से 19,545 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। सलोन के 6 गांव में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की पुष्टि हुई है। मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का यह मामला रायबरेली से सामने आया था, जिसके बाद इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने भी इस खबर का संज्ञान लिया और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद जांच में पाया गया कि ज्यादातर जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राजू तिवारी का। राजू, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था रायबरेली से कि कई सारे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वहां बनाए जा रहे हैं, इंडिया वॉइस ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस खबर का संज्ञान लिया और जांच के भी आदेश दिए थे। जी देखिए, बता दूं, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का है और सलोन कस्बे के अंतर्गत ब्लॉक के जस्ट सामने जो ब्लॉक मुख्यालय है उसके जस्ट सामने एक जीसान नाम का जो जनसेवा केंद्र संचालक था, वो जो ग्राम पंचायत अधिकारी था उसकी आईडी से ये जन्म प्रमाण पत्र लगभग 2 साल तक बना रहा था। और इसका खुलासा तब हुआ जब एक पीएफआई के सदस्य का केरल से वेरिफिकेशन होने के लिए ब्लॉक के पालीपुर गांव टीम आई और उसी दौरान ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा बताया गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। जब इस पूरे मामले से पर्दा हटा और इस मामले को लेकर रायबरेली जिले में एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि ऐसे जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। हालांकि बता दें कि सलोन के विधायक के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है अशोक कोरी, उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई और जिला प्रशासन से शिकायत की गई। बता दें कि इस पूरे मामले को एटीएस के द्वारा जांच किया जा रहा है और अभी तक 17 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया और भी इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि 19,775 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, जो फर्जी बनाए गए थे, जिसमें 19,775 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, जिसमें 19,545 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आपने भी बताया कि जांच कराई गई, जांच में पाया गया कि कई सारे जो ज्यादातर जन्म प्रमाण पत्र थे वो फर्जी थे। अब ऐसे में 19,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाना अपने आप में एक सवाल है और प्रशासन की कार्यशैली, कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। अब ऐसे में आगे किस तरह से कार्रवाई? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब मुख्य विकास अधिकारी रायबरेली अर्पित उपाध्याय से बात की गई तो उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि टीमें गठित की गई हैं। टीमों के द्वारा और भी ब्लॉकों में इस तरह के फर्जीवाड़ा की जांच कराई जा रही है। लेकिन जो 19,775 जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र में बनाए गए थे, उसमें 230 जन्म प्रमाण पत्र सही पाए गए, यानी 19,545 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। तो ऐसे फर्जीफिकेशन को लेकर उनके द्वारा इंडिया वॉइस की खबर के असर के बाद अब प्रशासन ने इस मामले में, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े इस मामले में जांच जो है वो तेज कर दी है। 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे कितने लोग गिरफ्तार होते हैं वो वक्त बताएगा। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इंडिया वॉइस की खबर का असर दिखा है रायबरेली से पूरा मामला, जहां कई जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और डीपीआरओ को जांच के आदेश दिए थे। जांच में पाया गया कि अधिकतर जो जन्म प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी हैं। हालांकि मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद ऐश को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के बीकेटी इलाके में मोमोज खरीदने गई 14 वर्षीय बच्ची के साथ 2 दरिंदों ने हैवानियत की। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने उसको ईंट से भी मारा। किसी तरीके से वो जान बचाकर घर पहुंची, जिसके बाद उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार के लोग थाने में पहुंचे और 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस
जुटी हुई है। तो लखनऊ से मामला जहां गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मोमोज खाने गई एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया। 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा। पीड़िता के परिवार वालों ने थाने पहुंचकर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 9 नामों का ऐलान किया है। अब तक 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 20 नामों का ऐलान किया गया था। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस दूसरी लिस्ट में 9 नामों का ऐलान किया गया है। यानी कुल मिलाकर हरियाणा की बात अगर करें तो आम आदमी पार्टी अभी तक 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। तो 90 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।